आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एचपीएससी, केवीएस, पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हमने कल शेखर जोशी किया था, जिनका लेसन है गलता लोहा। गलता लोहा के लेखक हैं शेखर जोशी। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। ये कहानी है, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। कि मोहन कौन थे? एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे लड़के। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार की आफर की वह अनुगुण शेष थी। यानी कि धनराम कौन था? लोहार जाति का, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुन रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़ ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यानी कि जहाँ से वह दुकान की तरफ जा रहा था, वहाँ जाते हुए रास्ते में लोहार जहाँ पर काम करता था, जहाँ पर लोहे को आकार दिया जाता था हथौड़े से, वो चोट जो लोहे पर पड़ती थी हथौड़े से, वो उसको सुनाई दे रही थी। वो उसको पहचान रहा था आसानी से। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। यानी कि उसने सोचा था, किसने? मोहन ने। यानी कि वो अपने खेत, दोस्तों दुकान की तरफ नहीं, वो खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में लोहार की दुकान आई थी, लोहार धनराम की। तो वो इसी उद्देश्य से निकला था कि वो जो उसके खेतों के किनारे कांटेदार झाड़ियाँ हैं उसको साफ कर देगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। बूढ़े वंशीधर यानी कि मोहन के पिताजी। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। इनकी वंशीधर अब पुरोहिताई नहीं कर पाए। पहले पुरोहित होते थे ब्राह्मण, तो जो उनके जजमान थे, जो उनके यजमान लोग थे, उन्हीं के कारण उनका घर संसार चलता था। लेकिन अब उनके जो बेटे हैं मोहन, उनको काम करना पड़ता है। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणरात जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यानी कि वो वंशीधर ब्राह्मण कह रहे थे कि आज का हमारा काम क्या था कि गणनाथ जाकर जो गणनाथ चंद्र जी, जो चंद्रदत्त जी गणनाथ में रहते हैं, उसके यहाँ रुद्री पाठ करना था। लेकिन मुझसे अब हिम्मत नहीं हो रही है। 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं, यानी कि मेरे बूते की अर्थात मेरे बस की नहीं है। एकाएक का ना भी नहीं कहा जा सकता कुछ समय, यानी कि मैं उसको चंद्रदत्त जी को ना भी नहीं कह सकता और मेरे बस की बात भी नहीं है। मोहन उनका आशय न समझता तो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास या न वैसी गति। यानी कि उनके पिताजी का वो पुरोहिताई का काम नहीं कर पा रहा है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई है थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। यानी कि अनुत्तरित यानी कि किसी प्रकार का उत्तर मोहन की तरफ से नहीं मिला। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उल्ट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। यानी कि मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम के पिताजी जो थे, उन्होंने, मोहन ने धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक ने, सॉरी दोस्तों, मास्टर त्रिलोक सिंह जी धनराम के पिता नहीं। जब वो धनराम और मोहन इकट्ठा पढ़ते थे तो उनके टीचर होते थे मास्टर त्रिलोक सिंह। अब मोहन कहता है कि धनराम, अब तो मास्टर जो त्रिलोक सिंह थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, वो गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। जैसे दोस्तों हम जब भी कोई फ्रेंड मिल जाती है क्लास फेलो, तो उससे वही बातें, पुरानी बातें करने लगते, तो इसी तरह वो भी कर रही थी। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मासा भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। यानी कि धनराम ने बताया कि अभी पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता, क्योंकि
जो टीचर है पहले बड़े छड़ी उठाते थे, बच्चों को डंडे मारते थे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। अब टीचर डंडे नहीं मार सकता बच्चों को। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से उक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते। यानी कि जो त्रिलोक सिंह थे उनको कौन सी आदत थी? हुक्का पीने की। और किसकी दुकान पर ही हुक्का पीते थे? गोपाल सिंह की दुकान पर। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी चमाते मचाते उठापटक करते और बांस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? कौन पूछते हैं? मास्टर जी। यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? कि मोहन बड़ा ही होशियार बच्चा था, तो टीचर को होशियार बच्चे काफ़ी पसंद होते हैं, तो इसलिए वो पूछते हैं कि मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो दोस्तों, मोहन के द्वारा ही जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वो करवाई जाती थी, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सी जो प्रार्थना थी वो स्कूल में गाई जाती थी और किसके द्वारा गाई जाती थी, वो पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। कौन? मोहन। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह जी को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसडी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते, यानी कि मोहन से फिर उस बच्चे को दंड दिलवाते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते। धरनाम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जो जिसकी पिटाई होती थी, जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार भेंट खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धरनाम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। इनकी धनराम उसके लिए कोई प्रतिद्वंदी दृष्टि से उसको नहीं देखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का, तीसरे दर्जे यानी कि 3rd क्लास तक स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना दो। कौन सा पहाड़ा? 13 का। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का यही पहाड़ उसके लिए एक पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, यानी कि पहले ही उसने शुरू में ही गलती कर दी। शटाक एक संटी यानी कि एक डंडी, एक छड़ उसकी पिंडलियों पर मासाब यानी कि मास्टर साहब ने लगाई कि वह टूट गई। क्या टूट गई? वो जो संटी मारे थे, जो छड़ी मारे थे धरनाम को, वही टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही उनके लिए हथियार भी जुटाना होता था और जाहिर है बलि का बकरा बनने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव करा। अर्थात अच्छी सी डंडी वो फिर पेड़ से तोड़कर लाते थे। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते हुए फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए भेंत का उपयोग करने के बजाय जवान की चाबुक लगा दी, अर्थात उसको अच्छी डांट लगाई। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? किसने कही? मास्टर त्रिलोक सिंह ने। किसके लिए कही? धनराम के लिए। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन जरूर बनेंगे और इनको अच्छी तरह आपको याद करना है। दोस्तों अभी मैं कंटेंट करवा रही हूँ, इसके बाद में इसके MCQ भी जरूर करवाऊंगी हर एक लेसन की। अपनी थैली से 5-6 दरांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लेने के लिए पकड़ा दी थी।
किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूंकने आसान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया है। फिर धीरे धीरे थोड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे अपनी पसंद का बेन सुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम को नहीं, यानी कि दूसरे टीचर। और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। प्रसाद यानी कि दंड दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे कि जो गंगाराम वो धनराम के पिताजी। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया, यानी कि 5th क्लास ही पास करते उनको छात्रवृत्ति मिलने लगी, यानी कि वो अच्छे स्टूडेंट थे। तो त्रिलोक सिंह मास्टर जो उनके लिए अच्छा भविष्यवाणी करते थे उनको सिद्ध कर दिया कुछ हद तक। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बुत्ते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, दारिद्र्य यानी कि गरीबी, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की कितने मील दूर दोस्तों? 4 मील दूर। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारे लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के यहाँ मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। उतार पर यानी कि जब नदी में पानी ज़्यादा नहीं रहता था। संयोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर जा रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पत्ते लाने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आई पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के यानी कि उन्हीं की जाति के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उसे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख लेगा। तो इसलिए वंशीधर ने सोचा कि चलो भाई इसको रमेश के साथ लखनऊ भेज देता हूँ और अच्छे से इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। वंशीधर को लगा जैसे रमेश के रूप में साक्षात उन्हें भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बंटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बंटाने का साधन बन गया। कौन? मोहन। जहाँ लखनऊ वो पढ़ने के लिए गया था वहाँ उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। उसे घर गृहस्थी का बहुत ज़्यादा काम लिया गया। मोहन थोड़ा दही ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दिया, मोहन एक किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत ढीला हवाले करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया।
लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लेख पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजारना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बाहर न था, अगले दर्जे यानी कि अगली क्लास की। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि वह उसके पास और कोई चारा नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर वो उसे उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वही इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी एक परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाई। क्योंकि दोस्तों जो रमेश था जो लखनऊ में रहता था उनकी बिरादरी का था और वो ऐसा उनके बारे में गलत बात कहकर यानी कि उनकी बुराई करके किसी भी तरह का साहस नहीं कर पा रहे थे। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था। उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कुचोटते रहे। यानी कि धनराम जब पूछता था कि वंशीधर से कि आपके बेटे मोहन कैसे हैं, तो वो कहते थे कि वो बड़े आदमी बनकर ही गांव में लौटेंगे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडे होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। और बेचारे पंडित जी की तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। इनकी शहर से आने के बाद फिर वो धनराम के पास आया और उसके पास ही बैठ गया, जो समाज में मान्य नहीं था। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक तो उसे देखता रहा, फिर उसने अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकने फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोंकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन
देखो दोस्तों, ये इस तरह से धनराम की भट्टी थी जहाँ पर मोहन उस लोहे को आकार दे दे रहा था कि कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। यानी कि उसकी कारीगरी पर तो इतना ज़्यादा धनराम को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य इस बात को हुआ कि पुरोहित खानदान का एक लड़का मेरे यहाँ काम कर रहा है। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी भी प्रकार की हार जीत का भाव। तो दोस्तों, ये था हमारा गलता लोहा कि मोहन के मन का जो शुरू में मोहन और धनराम जैसे सोचते थे जाति के बारे में, अब उनके बीच में वैसा कुछ नहीं रह गया था। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियों के कारण जो मोहन था वो पढ़ नहीं पाया था। रमेश के कारण उसकी ज़िंदगी में वो हासिल नहीं कर पाया जिसका वो हकदार था। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।